तो आइए सुनते हैं जोश कॉफमन की यह किताब द पर्सनल एमबीए। अध्याय 1। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एमबीए की जरूरत नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि एक सफल व्यापारी बनने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत है? अगर लगता है तो यह किताब पढ़ने के बाद नहीं लगेगा। इस किताब में एक अच्छे बिजनेस को शुरू करने से लेकर अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने तक की सारी बातें बताई गई हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं और किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक अच्छे व्यापार को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, इस किताब में उन सभी के बारे में बताया गया है। इसे पढ़कर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे कि एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एमबीए की जरूरत क्यों नहीं है। उधार लेना किस तरह से फायदेमंद हो सकता है। किस तरह आप अपनी एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय 2। अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस स्कूल्स आपको बिजनेस करना सिखाते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि वो एमबीए कर रहा है, तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि अब वो बहुत जल्दी ही एक कामयाब बिजनेसमैन बनने वाला है। क्या सच में सिर्फ एक एमबीए की डिग्री से कोई कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि एमबीए कर लेने से वे एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसकी असल वजह है एमबीए की फीस। अगर एक अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट की फीस पर नजर डाले तो पता चलता है कि वहां एक साल की फीस लाखों रुपए में है। और अगर हम हॉस्टल फीस और दूसरी प्रोजेक्ट फीस को भी इनमें जोड़ दें तो ये काफी ज्यादा हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे एमबीए स्कूल्स इतने महंगे नहीं होते होंगे। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन कई एमबीए छात्र लाखों रुपए का एजुकेशन लोन भी ले लेते हैं। जब इतने सारे लोग एमबीए करने के लिए इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, तो जरूर एमबीए कर लेने से हम एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगे। ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। आइए देखें क्यों। सबसे पहले तो हम दुनिया भर के ऑल टाइम टॉप बिजनेसमैन में पर नजर डालते हैं। अगर हम हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, रॉबर्ट कियोसाकी, मार्क जुकरबर्ग जैसे बिजनेसमैन को देखें तो हम पाएंगे कि इनके पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं है। फिर भी ये दुनिया के टॉप बिजनेसमैन हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी की माने तो एक एमबीए डिग्री और एक कामयाब बिजनेसमैन के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। एमबीए में टॉप करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर एक एमबीए डिग्री आपको सफलता नहीं दिलवा सकती तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? आइए देखते हैं। अध्याय 3। आप वही बिजनेस शुरू करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आप एक कामयाब कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आपको उस चीज की कंपनी खोलनी होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप वो मत करिए जो सब कर रहे हैं। आप वो करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि आज की टॉप कामयाब कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक और अमेजन हैं। क्या आपको इन सभी में कोई एक कॉमन चीज दिख रही है? ये सभी कंपनियां आईटी कंपनियां हैं। अगर आप सोचें कि आईटी कंपनियां ही कामयाब होती हैं और आपको भी आईटी कंपनी खोलनी चाहिए, तो आप जरूर खोलिए, लेकिन तभी जब आपको आईटी में इंटरेस्ट हो। अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस कंपनी को संभाल नहीं पाएंगे,
किसी भी कंपनी के खुलने के बाद उसे सेट करने में कुछ समय और बहुत सारी मेहनत लगती है। उसमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं जो आप तभी ले पाएंगे जब आप दिल से उस बिजनेस को चला रहे हों। शुरुआत में ज्यादा पैसे नहीं आते और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत जल्द ही फ्लॉप होने वाला है। इसलिए आप भीड़ के साथ मत भागिए और वो कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपको अपने बिजनेस से लगाव होगा तो आप उस बिजनेस को ज्यादा समय और मेहनत देंगे। अगर आपको गाड़ियों में दिलचस्पी है तो आप गाड़ियों की कंपनी खोलिए। ऐसे में आप अपने कस्टमर्स की जरूरतों को करीब से पहचानकर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने फैसलों पर भरोसा होगा और आपके अंदर समय समय पर नए नए आइडियाज आते रहेंगे। तो एक कामयाब बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ पैसों के लिए बिजनेस मत चलाइए। अध्याय 4। कर्ज लेना रिस्की तो है, पर अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब जब आपने अपने इंटरेस्ट का बिजनेस चुन ही लिया है तो आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन आपके मन में अब भी बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे कहां से लाएं? बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने जब अपना बिजनेस शुरू किया है तब उसे भी पैसों की कमी पड़ी है। इससे एक बात तो तय है कि जरूरी नहीं कि आपके पास बिजनेस शुरू करते वक्त ज्यादा पैसे हों। तो आप पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे? एक शब्द में इसका जवाब है उधार। उधार एक ऐसी चीज है जो आपके फायदे या नुकसान को बढ़ा देती है। आइए देखें कैसे। मान लीजिए कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है। आपके दिमाग में एक ऐसा म्यूजिकल डिवाइस आया जो कि लोगों को बहुत पसंद आ सकता है। आपने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए उधार लिए और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब दो बातें हो सकती हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत सफल रहा और लोगों को वाकई आपकी म्यूजिकल डिवाइस पसंद आई तो आप कुछ महीनों में ही अपने सारे कर्ज से छुटकारा पाकर अमीर बन सकते हैं। आपने एक कामयाब कंपनी खोली जिसमें आपका अपना एक भी रुपया नहीं लगा। लेकिन अगर आपकी डिवाइस लोगों को पसंद नहीं आई तो आपकी कंपनी फ्लॉप हो सकती है और आप 50 लाख रुपए के कर्ज में जा सकते हैं। तो इससे आपको ये सबक मिलता है कि उधार लेने से आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से या तो अमीर बन सकते हैं या तो कर्ज में डूब सकते हैं। इसलिए आप इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अध्याय 5। आपके प्रोडक्ट से लोगों की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट और लोगों की जरूरतों में एक कनेक्शन हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं। लोगों को अलग अलग वक्त पर अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से बाढ़ आई थी। लोग पहाड़ों पर भगवान के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन बाढ़ की वजह से वापस आने के रास्ते बंद हो गए थे। पहाड़ों पर जो दुकानें थीं, वहां पर खाने पीने के सामानों की कीमत 5 गुना हो गई। फिर भी लोग उसे खरीद कर खा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ लोग खाने के लिए अपने गहने भी दे आ रहे थे। इस उदाहरण को आप पॉजिटिव तरीके से लें। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों का फायदा उठाएं। इसका मतलब है कि आप लोगों की उन जरूरतों को पहचान कर प्रोडक्ट बनाएं जिसके लिए वो हंसी खुशी आपको पैसे दें। लेकिन लोगों की जरूरतें क्या हैं? इसका जवाब हार्वर्ड के प्रोफेसर नितिन नोहरिया और पॉल लॉरेंस ने दिया है। लोगों की 4 जरूरतें हो सकती हैं।
एक, चीजों को इकट्ठा करने की ख्वाहिश। फेसबुक और ट्विटर पर लोग लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोवर्स इकट्ठा करते हैं। कुछ लोगों को स्टैम्प और दूसरी पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक होता है। रिटेलर्स और बिजनेस ब्रोकरेज इन जरूरतों का ख्याल रखते हैं। दो, खुद को अच्छा दिखाने की ख्वाहिश। आज हर कोई अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां, परफ्यूम और क्रीम लगाकर अच्छा दिखने की कोशिश करता है, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो सकें और वे अच्छे दिख सकें। कॉस्मेटिक कंपनियां, परफ्यूम कंपनियां और क्लॉथ इंडस्ट्रीज जैसी दूसरी कंपनियां इन जरूरतों का ख्याल रखती हैं। तीन, हर किसी के अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। हमारा मन हमेशा कुछ नया जानने या देखने को करता है। YouTube इस जरूरत को पूरा करता है। चार, हर किसी को सेफ रहना पसंद है। इसलिए आज मोबाइल और कंप्यूटर सिक्योरिटी ऐप्स मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं और CCTV कैमरा और सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अध्याय 6, हर कामयाब प्रोडक्ट के पीछे एक कामयाब मार्केटिंग होती है। अब जब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया है तो आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होगा। आइए देखें कि आप किस तरह अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट भले ही लाखों में एक क्यों न हो, अगर लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं तो उसे इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। आज की दुनिया के हर कोने में एडवर्टाइजमेंट है। सभी लोग अपने प्रोडक्ट्स को न्यूज़पेपर से, टीवी से, इंटरनेट से या फिर पोस्टर्स से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट की एड सबसे अलग हो। आपके प्रोडक्ट की एड ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर कस्टमर उसकी तरफ आकर्षित हो। भले ही आपका प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल हो, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट शानदार होनी चाहिए। लेकिन लोग आपके प्रोडक्ट पर भरोसा क्यों करेंगे? इसके लिए आप टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बुजुर्ग लोगों के घुटनों के दर्द के इलाज के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको अपने उस प्रोडक्ट के लिए एक टेस्टिमोनियल तैयार करना होगा। अगर एक बुजुर्ग आपके एडवर्टाइजमेंट में यह कह दे कि आपका प्रोडक्ट उसके घुटनों के दर्द के इलाज के लिए एक वरदान साबित हुआ, तो लोग आपके प्रोडक्ट पर भरोसा जरूर करेंगे। अगर कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया तो ये बहुत जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट से उसे भी फायदा हो। अगर आपने सिर्फ दिखावे के लिए टेस्टिमोनियल तैयार किया है तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। जैसा कि पहले ही कहा गया, आपके प्रोडक्ट और लोगों की जरूरतों में एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट से उनकी जरूरत पूरी नहीं होती तो वे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अध्याय 7, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको डील करना आना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट हर तरह से ठीक होने पर भी लोग उसे नहीं खरीदते। लोग आपके प्रोडक्ट को बिना वजह ही ना बोल देते हैं। इसके पीछे भी एक वजह होती है। आइए देखें वो वजह क्या है और आप किस तरह इस परेशानी का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानने की कोशिश करनी होगी कि आपका कस्टमर आपको ना क्यों बोल रहा है। आइए हर एक सवाल का जवाब देखें। क्या उसे आपके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है? अगर ऐसा है तो आपको कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के फायदों के बारे में बताकर ये यकीन दिलाना होगा कि उसे आपके प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। मान लीजिए कि आपके कस्टमर का कहा है कि उसे आपके नए म्यूजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने फोन में गाने सुन लेता है। ऐसे में आपको उसे अपने म्यूजिकल डिवाइस के उन फायदों के बारे में बताना होगा जो कि मोबाइल पूरी नहीं कर पा रहा। क्या उसे आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा लग रहा है? अगर ऐसा है तो आप अपने प्रोडक्ट पर कुछ समय के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं।
या फिर आप अपने कस्टमर्स को यकीन दिला सकते हैं कि उनके पैसे बेकार नहीं जाएंगे। आपके प्रोडक्ट से उन्हें जरूर फायदा होगा। क्या उन्हें आपके प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है? ऐसे में आप उन्हें एक ऑफर दे सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को ये ऑफर दीजिए कि अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो वे उसे वापस कर सकते हैं और बदले में उन्हें उनके सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए। आपको भरोसा होना चाहिए कि लोग अगर एक बार आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसे वापस नहीं करेंगे। इस तरह आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। और आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, इक्का दुक्का लोग उसे वापस करेंगे ही। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। अध्याय 8। किसी भी डील को अच्छी डील में बदलने के लिए आपको मोल भाव करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा अच्छी से अच्छी डील मिले तो आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि आप हर डील को अच्छी डील में बदल सकें। लेकिन कैसे? इसका जवाब है मोल भाव करके। मोल भाव के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तैयारी करनी होगी। आइए देखें कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि आप किसके साथ मोल भाव कर रहे हैं। आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप उसी आदमी से मोल भाव करें जो कंपनी के अहम फैसले लेता हो, ना कि उससे जो आपको कंपनी के ऑफर के बारे में बता रहा है। इसके बाद आती है मोल भाव की जगह। आप उस जगह पर मीटिंग बुलाइए जहां पर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह सकें। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन मीटिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और अपनी बात को आसानी से कह सकेंगे तो आप ऑनलाइन मीटिंग ही बुलाइए। अब जब आपने जगह भी तय कर ली तो आपको अपनी शर्तों पर एक नजर डालनी होगी। आप ये पहले ही तय कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर मोल भाव अच्छे से न हो पाए तो आपको क्या करना है। इन बातों को आप पहले ही सोच लीजिए जिससे कि आपको बाद में परेशानी न हो। अब आप मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। आपने जिस भी जगह मीटिंग बुलाई है वहां पर जाकर उनकी शर्तों से अपनी शर्तों को मिलाइए और अच्छे से मोल भाव कीजिए जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। अध्याय 9। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपने एक आइडिया के बारे में बताया हो और उसने आपसे कहा हो कि आपका आइडिया बहुत बेकार है? अगर हुआ है तो आपको पता होगा कि शब्दों का हम पर क्या असर पड़ता है। कुछ ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। आपके शब्द ही आपके बारे में और आपकी सोच के बारे में बताते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप शब्दों का इस्तेमाल सही तरह से करना सीखें। लेकिन शब्दों का बिजनेस से क्या लेना देना? क्या आप कभी हॉस्पिटल में अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं? क्या आपने कभी अपने आगे खड़े आदमी से कहा कि वो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेने जाने दे क्योंकि आप जल्दी में हैं? अगर नहीं तो अगली बार जब भी आप अपॉइंटमेंट लेने जाएं तो ये तरीका आजमा कर देखिएगा। ऐसा पाया गया कि जब हम लोगों को अपने प्लान के बारे में अच्छे से बताते हैं और साथ में उसके साथ उसके कारण भी बताते हैं तो लोग हमारे प्लान के हिसाब से काम करते हैं। अगर आप अपने आगे खड़े आदमी को अच्छे कारण देंगे तो वो आपको आगे जाने देगा। इसलिए आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में माहिर बनिए जिससे लोग आपकी बात सुनकर आपके प्लान के हिसाब से काम करें। इसके साथ ही आपको अपने एम्प्लॉयज को ये बातें भी बतानी होंगी कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो उन्हें क्या करना है। इस तरह आपको लोगों को हर कदम पर बातें याद नहीं दिलानी होंगी।
वे लोग पहली बार में ही आपके पूरे प्लान को समझकर आपका साथ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग वाकई आपकी बातों को सुने, तो आपको सबसे पहले लोगों की बातें सुननी होगी। आप लोगों को नीचा दिखाना छोड़कर उन्हें सपोर्ट करना सीखिए। अपने एम्प्लॉइज से आइडिया शेयर करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि बातचीत दोनों तरफ से हो। अगर आपकी मीटिंग में आपके अलावा कोई नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है आपकी बातों को कोई नहीं सुन रहा। इसलिए आप आराम से बैठकर अपने आइडियाज शेयर कीजिए। अध्याय 10। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। बिजनेस में अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक से ज्यादा काम एक साथ करने पड़ते हैं। ऐसे में आपको अपने टाइम और अपनी एनर्जी को मेंटेन करना आना चाहिए। आइए देखें आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या आपने कभी दो मुर्गियों को एक साथ पकड़ने की कोशिश की है? नहीं? तो क्या आपको लगता है कि आप दो मुर्गियों को एक साथ पकड़ सकते हैं? आप नहीं पकड़ सकते। आपका दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही काम को अच्छे से कर सकता है। अगर आप दो काम एक साथ करेंगे, तो आप एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले अपनी एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखिए। आप अपने शरीर की जरूरतों को समझिए और देखिए कि दिन के किस समय आप ज्यादा काम करने में सक्षम हैं। ज्यादातर लोग सुबह सुबह अच्छे से फोकस कर पाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पर यह बात लागू हो। दूसरे शब्दों में, ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन एनर्जी से भरे रह सकें। काम करते हुए थकना एक आम बात है और थकने पर आपको आराम करना चाहिए। हम में से हर किसी की एनर्जी साइकिल 90 मिनट की होती है। इसका मतलब है कि आप अगर इस समय खुद के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस कर रहे हैं, तो 90 मिनट बाद आप पूरी तरह से थक जाएंगे। जब आप थक जाएं, तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इससे आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अध्याय 11 सारांश। एक अच्छे बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको लोगों की जरूरतों को समझकर अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, जिससे कि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें। आप अच्छी मार्केटिंग करके और अपने बिजनेस पार्टनर से अच्छे से मोलभाव करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन भाग दौड़ के चक्कर में आप अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलिए। काम की आवाज शब्दों की आवाज से ज्यादा होती है। अगली बार आप जब भी किसी नए एम्प्लॉई को काम पर रखें, आप सिर्फ उसका रिज्यूमे मत देखिए। आप उसके पिछले काम का रिकॉर्ड देखिए। आप देखिए कि उसने पिछले कुछ महीनों में किस तरह से काम किया है। अगर वो पहले से ही अच्छा काम करता है, तो वह आगे भी अच्छा काम करेगा। किताबी पर मधुर के साथ आप सुन रहे थे द पर्सनल एमबीए, जिसके लेखक है जोश कॉफमन। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।